आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। दोपहर 12 बजे सचिवालय में शुरू होगी ये बैठक। कैबिनेट में आ सकते हैं 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा। 2000 करोड़ से संवरेगा कुमाऊं का प्रदेश द्वार हल्द्वानी। आम जनता को भी मिलेगी राहत। उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा के समापन पर पहुंचेंगे गडकरी। राजनाथ जनवरी पहले सप्ताह में आएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। देहरादून में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। डीएम ने जारी किया आदेश। बढ़ते कोरोना को लेकर लिया प्रशासन ने दिखाई सख्ती। उत्तराखंड में फिर से पैर पसारा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 59 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में अब 255 एक्टिव केस। हिमपात के कारण हाड़ कपा देने वाली ठंड की चपेट में कुमाऊं। पहाड़ों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों में दिखी खुशी की लहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। दोपहर 12 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। करीब 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं कैबिनेट में। सूत्र के हवालों से एक खबर है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। सूत्रों के हिसाब से 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं कैबिनेट में। देहरादून से खबर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं कैबिनेट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुबह 9:45 तक अपने शासकीय कार्य खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में पूरा किया जाएगा शासकीय कार्य। और सुबह 10 बजे पैसिफिक होटल देहरादून पहुंचेंगे सीएम। नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। और सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सचिवालय। कैबिनेट की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 2:45 पर सीएम पहुंचेंगे ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज और कॉलेज में आयोजित हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून पहुंचेंगे धामी और 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड टीकाकरण के संबंध में बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शाम 6 बजे शुरू होगी ये बैठक। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो भी कार्यक्रम हैं वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून पहुंचेंगे धामी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड टीकाकरण के लिए बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शाम 6 बजे ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुबह 9:45 तक अपने शासकीय कार्य निपटाएंगे। उसके बाद आवास देहरादून में करेंगे शासकीय कार्य। सुबह 10 बजे पैसिफिक होटल देहरादून पहुंचेंगे सीएम। और लक्सर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर हरिद्वार लक्सर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का स्पीड ट्रायल आज सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह ट्रायल। शाम 5 बजे तक स्पीड ट्रायल होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बाद ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को चेतावनी दी है। लोगों को सावधान रहने के लिए रेलवे ने दी है चेतावनी। पूर्व में जनवरी माह में हुए ट्रेन ट्रायल में भी गई थी 4 जानें। ट्रायल के बाद 110 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। ट्रायल के बाद 110 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। लक्सर से खबर। हरिद्वार लक्सर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का स्पीड ट्रायल आज। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बाद ट्रेनों की बढ़ेगी स्पीड। रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को चेतावनी।
लोगों को सावधान रहने के लिए रेलवे ने दी चेतावनी। दो 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं रुड़की क्षेत्र की भगवानपुर विधानसभा में एक बार फिर देवर भाभी आमने सामने हैं, जहां एक और 2017 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश हाल ही में भाजपा का दामन छोड़ बसपा में शामिल हुए। तो वहीं भगवानपुर विधानसभा से 2 बार की कांग्रेस से विधायक उन्हीं की भाभी ममता राकेश भी चुनावी मैदान में विकास कार्यों के नाम पर जीत का दम भर रही हैं। वहीं मौजूदा कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने अपने देवर सुबोध राकेश पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सुबोध राकेश दल बदल की राजनीति करते हैं, जिसे अब क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। कि इससे कांग्रेस को किसी तरह का कोई नुकसान होगा। मुस्लिम समाज एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ है, और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको मानते हुए आगे भी कांग्रेस के साथ रहेगा। और आज आप देखिए कि आज बसपा की रैली भगवानपुर बीडीएम कॉलेज के मैदान में है। सुबोध राकेश जी दावा कर रहे थे कि 15,000 लोग यहाँ जुटा पाएंगे, लेकिन मुश्किल समय 2-2,500 लोगों की भीड़ है। तो जनता बहुत समझदार है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि सुबोध राकेश जी हो चाहे अन्य नेता हो, वो चुनाव के समय से पहले पार्टियां बदलने का काम करते हैं, लोगों को छलने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं। सुबोध राकेश जी नगर पंचायत भगवानपुर का सारा कार्यभार वही देख रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने देखा है, जो भगवानपुर नगर पंचायत की जनता ही उनसे संतुष्ट नहीं है, वो अपेक्षित विकास नहीं करा पाए हैं, क्योंकि वो तो सरकार के नुमाइंदे थे। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की मलाई लूटी, उससे पहले सितारगंज की गुरु नानक फार्म पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसान नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बनाए जा रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के नामों से शहीद स्मारक व स्मृति द्वार का शिलान्यास किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा किया गया। मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज कसा और मोदी का उत्तराखंड दौरा इसलिए है कि उत्तराखंड के जिले में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। मोदी दर्शन के लिए इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, देश बेच रहे हैं, किसान परेशान हैं, चीनी मिल बंद है, उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। स्मारक शहीद जो पथ है वो यहाँ पर बना, इनका धन्यवाद है कुमार साहब का। भाई इस तरह की सोच पैदा हुई है क्योंकि लोग शहीद हुए, जो किसान शहीद हुए, उनकी याद में यहाँ पे जो जगह है उसमें शहीद स्मारक बना दे। आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग देखेंगे और गुरु घर पास में है तो दोनों चीजें यहाँ पर ठीक चलेगी, एक ही जगह चलती रहेगी यहाँ पे। और इस तरह के विचारधारक लोग जरूर चाहिए कि जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनकी सोच हो। और सरकार का पूर्ण रूप से रवैया खराब है। हमारे देश के बॉर्डरों पे जगह जगह हमारे देश के किसान बैठे थे और जिसमें 716 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादतें दी। उन किसानों की याद में, उनकी स्मृति में हमने ग्राम गुरु नानक फार्म में ऐतिहासिक कार्य उनके नाम से, उनकी स्मृति में हमने शहीद स्मारक घोषणा की, उसको पूरा किया, शिलान्यास हो गया। खबर उत्तरकाशी से, जहां पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी प्रदीप कुमार राय के दिशा निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियानों के क्रम में नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक बड़कोट गजेंद्र बहुगुणा की अध्यक्षता में थाना बड़कोट पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में सभी पदाधिकारियों को नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक करते हुए होटल ढाबों में अवैध रूप से शराब परोसने के प्रचलन पर पूर्ण प्रतिबंध किए जाने के निर्देश दिए गए। मैं जितने व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं और जो यहाँ पे टैक्सी यूनियन हैं, जो बसें हैं, उन लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ, उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे ट्रैफिक की थोड़ा समस्या है। नया कोई कार्य हो नहीं सकता है, छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे ताकि यातायात व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे। बाकी व्यापार मंडल से मेरी बात हुई है, अन्य लोगों से भी धीरे धीरे मेरी मीटिंग अभी चल रही है।
उत्तराखंड में ठंड ने अब तक प्रकोप बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के साथ ही साथ अब घना कोहरा छाने लगा है। घना कोहरा विजिबिलिटी शून्य होती दिखाई दे रही है। रात से ही घने कोहरे ने काशीपुर को अपने आगोश में ले लिया। घने कोहरे की चादर से काशीपुर ढका रहा। मौसम के परिवर्तन होने के बाद का मैदानी क्षेत्रों में इतना कोहरा पहली बार देखने को मिला। विजिबिलिटी शून्य होने से यातायात भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे राहगीरों को आने जाने के लिए घंटों बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही। नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों की संख्या कम हो गई है। यहाँ से जाने आने के लिए साधन नहीं है। यात्रीगण परेशान हो रहे हैं। मुझे करीब 3 घंटे होने जा रहे हैं यहाँ से मुरादाबाद के लिए कोई साधन नहीं है। तो मौसम खराब होने की वजह से आदमी यहाँ शेड नहीं है, कोई इंतजार खुले आसमान के नीचे इंतजार कर रहा है। तबीयत खराब होने का डर है। मौसम खराब होने की वजह से चोरी चकारी और इन चीजों का डर रहता है। डोईवाला सीएससी के अनुबंध को समाप्त करने की मांग को लेकर यूकेडी का डोईवाला हॉस्पिटल पर पिछले 38 दिनों से चल रहा आंदोलन, तो वहीं आंदोलन की अनदेखी होने से नाराज यूकेडी नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और डोईवाला चौक तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लेकिन भारी संख्या में उपस्थित पुलिस बल ने महिलाओं के द्वारा जाम लगाने की कोशिश को नाकाम करते हुए ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाए रखा है। और इस बीच कुछ महिला आंदोलनकारियों से पुलिस और महिला पुलिसकर्मियों की तीखी नोकझोंक भी हुई है। हमारा ये आंदोलन अनुबंध को निरस्त कराने की मांग को लेकर के है और अनुबंध निरस्त कराने तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। सीएमओ साहब ने अनुबंध को समाप्त करने की संस्तुति की है अपने उच्चाधिकारियों से, लेकिन हम लोगों ने उन्हें 3 दिन का टाइम दिया था कि संस्तुति के बाद से 3 दिन के अंदर यह अनुबंध निरस्त होना चाहिए। आज इसका फाइनल डे है। आज अगर अनुबंध शाम तक अनुबंध निरस्त नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे कि उसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा। हमारी जो मातृ शक्ति है वो लोग अपने निर्णय पर अडिग हैं। पिछला जो उनका निर्णय था वो यही था कि वो आत्म बलिदान करेंगे, लेकिन सीएमओ साहब के आश्वासन के बाद वो मान गए थे और उन्हें 3 दिन का टाइम दिया था। लेकिन अभी तक भी मेरे ख्याल से रैलियां सारी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस अस्पताल को निरस्त अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग आज दिन तक का फाइनल वेट करेंगे। उसके बाद हमारी मातृ शक्ति ही निर्णय लेगी कि अगला कदम क्या होगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का बहुत कम समय बचा है। चुनाव के मद्देनजर कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है। वहीं एक तरफ प्रदेश में चुनाव है और दूसरी ओर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा, जिसको देखते हैं नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब पेश करने को कहा है। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसका सम्मान होगा। साथ ही एक तरफ महामारी है और दूसरी तरफ चुनाव, तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, तो इस पर जरूर विचार किया जा रहा है। कोई बात कही जाती है तो मुझे लगता है कि उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा होगा और निश्चित रूप से जो भी विचार किया जाएगा उसको सबके सामने वो आ जाएगा। एक तरफ चुनाव भी, एक तरफ लोकतंत्र का तकाजा है, दूसरी तरफ लोगों की जान माल का भी सवाल है। तो इन सब पर जो प्रोटोकॉल है उसका पालन तो होना ही चाहिए। जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो क्योंकि बीमारी महामारी है, इससे मनुष्य जीवन को बचाने के लिए भी जिस तरह से पहले प्रयास नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे भी किए जाने चाहिए। खबर नैनीताल से है, जहां पर हाईकोर्ट ने कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल के वीसी पद को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र व न्यायाधीश एनएस धनिक भी खंडपीठ में यह कहते हुए याचिका को निस्तारित किया गया है कि याचिकाकर्ता का 8 अप्रैल 2021 का प्रत्यावेदन राज्यपाल के यहाँ विचाराधीन है, जिस पर अंतिम निर्णय कुलाधिपति ले सकते हैं। गुणान जी द्वारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती दी गई इस आधार पे कि जो यूजीसी के द्वारा निर्धारित अर्हताएं हैं कुलपति पद हेतु वो पूर्ण नहीं करते हैं और इस संबंध में उनके द्वारा 8/4/2021 को कुलाधिपति महोदय को एक प्रत्यावेदन दिया गया था, जिसमें उठाया गया था कि उनके द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करके ये नियुक्ति प्राप्त की गई है। अतः हमने न्यायालय से प्रार्थना की थी कि इसको जो है निरस्त किया जाए। तो आज प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायालय का ये मत था कि सेवा संबंधी मामलों में रिट याचिका की पूजनीयता क्या हो सकती है या नहीं है, लेकिन
उसके सब उस विधि, क्योंकि वो वैधानिक बिंदु है, तो फिलहाल जो माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जो इनका प्रत्यावेदन है जो कुलाधिपति महोदय के समक्ष लंबित है 8/4 से, जिसमें सब बिंदु उठाए गए हैं, उसका निस्तारण शीघ्रता से करें ताकि जो उसका कोई निर्णय आ सके। तो इससे ये हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय जो है, हमें आशा है कि शीघ्र संज्ञान लेंगे और जो अनर्ह व्यक्ति अगर बैठे हैं, अगर ये पाया जाता है तो उसके विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें उन्हें गलत तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो कुलाधिपति को पूर्ण अधिकार है जो है उस पर निर्णय लेने का। खबर नैनीताल से, जहां पर हाईकोर्ट नेशनल हॉकर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बिना सर्वे किए स्ट्रीट वेंडरों को हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार व नगर पालिका से 6 फरवरी 2022 तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 फरवरी की तिथि नियत की है और सुनवाई के दौरान सरकार व नगर पालिका नैनीताल की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि नैनीताल में उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों को हाईकोर्ट के आदेश पर चिन्हित कर लिया है। उनको नगर पालिका द्वारा लाइसेंस और जगह भी दी गई है। उसके बाद भी बिना लाइसेंस के वेंडर जोन में बैठ जाते हैं। आज हमारी जनहित याचिका थी वो सुनवाई पे आई कि जनहित याचिका यहाँ उत्तराखंड के पथ विक्रेताओं के हित के लिए फाइल हुई है। उनके कुछ अधिकार है जो उत्तराखंड सरकार जो हमारे एक्ट हैं, जो अधिनियम आया था 2014 में, या उसके बाद रूल्स है 2016 के, या स्कीम आई 2020 की, उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है। और पूरे उत्तराखंड में हम देखते हैं कि हॉकर्स के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, उनका सामान ले लिया जाता है, उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है और ये सब पूरे तरह से कानून का उल्लंघन है। हमारी जो प्रमुख मांगे थी जनहित याचिका में वो ये थी कि एक सर्वे कंडक्ट कराई जाए जो राज्य सरकार कराए और उसके बाद इलेक्शन हो, फिर सारे स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित किया जाए और फिर जब चिन्हित करने के बाद इलेक्शन वगैरह होकर वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन बनाए जाए। हमारी एक और प्रमुख मांग ये है कि नैनीताल में हाल ही में बहुत ही बुरी तरह से एविक्शन हुआ और हॉकर्स का सामान ले लिया गया और तोड़फोड़ की गई। तो जिन हॉकर्स का या तो आप हमें सामान वापस करिए या फिर आप हमें मुआवजा दीजिए। आज उच्च न्यायालय ने हमें ये इंतरिम आदेश दिया है कि जो भी हॉकर्स हैं उनका एविक्शन नहीं होगा और होगा तो केवल जो हमारे पास अधिनियम है 2014 और रूल्स हैं और स्कीम है उसके आधार पर ही होगा, बिना उसके नहीं होगा। तो ये हमारे लिए नेशनल हॉकर फेडरेशन जिन्होंने ये पिटिशन फाइल करी है, जो 1187 हॉकर्स के समूहों का एक संस्था है, उसके लिए एक बहुत खुशी की बात है। हाँ, हमसे और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एडिशनली सरकार से जवाब मांगा है और हमारे केस की हमारी जो नेक्स्ट अगली सुनवाई है वो 16 फरवरी को रखी गई है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर घमासान की स्थिति बनती जा रही है। इस सीट पर अब कांग्रेस के प्रदेश संयोजक प्रबोध खारी ने भी लक्सर से ही दावेदारी पेश करने के साथ ही पार्टी हाईकमान को अल्टीमेटम भी दिया है। प्रबोध खारी ने लक्सर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वो पिछले 20 साल से लक्सर क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति में पूरी निष्ठा भाव से सक्रिय है। पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं और मेरे वरिष्ठता के आधार पर और गुर्जर समुदाय से एक टिकट कांग्रेस देगी, उसका अधिकार मेरा अधिकार है। और अगर मुझे कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मैं इस बार आर पार की लड़ाई में हूं। आर पार होगा इस बार, क्योंकि 20 साल का मेरा कैरियर है कांग्रेस में और कांग्रेस के लिए मैंने दिन रात काम किया है, दिन रात मेहनत करी है। अगर मेरे इस मेहनत के लिए अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो उसके बाद सर्व समाज महापंचायत करेगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा आगे क्या कदम मुझे उठाने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरक्षण श्रेणी की नौकरियां न होने व सरकारी ठेका प्रथा पर दी गई नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य भाजपा सरकार को जमकर कोस रहे हैं। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा आरक्षित वर्गों की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। वहीं जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार दलित समाज का उत्पीड़न किए जाने का भी आरोप लगाया। भाजपा को हराना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। खुशी मिली है, हमारा जो समाज है, दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज आज यहाँ पर पूरे एक जनसैलाब के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये इस बात का संकेत है कि हमारे समाज की, दलित समाज की आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और हमारे समाज का विश्वास, दलित समाज का विश्वास कांग्रेस पर बना हुआ है। आज इस बात का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देश में भले ही कृषि आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन राकेश टिकैत आज भी किसानों की समस्याओं से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों का भ्रमण करते हुए राज्य सरकार से किसानों की समस्याओं को उजागर करके उनको दूर करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत का आज काशीपुर दौरा था, जहां राकेश टिकैत का किसान द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। किसान यहाँ का तराई तराई में जा रहा है। आपके यहीं शुगर फैक्ट्री है, ना मजदूरों के पैसे दिए, ना किसानों के दिए, ना फैक्ट्री चल रही, कहाँ बेचे किसान करना। और यही पहाड़ का हाल है, वहां से तो पूर्ण रूप से पहाड़ से तो प्लान हो रहा है। उनका बहुत बुरा हाल पहाड़ के किसान का यहाँ पर जंगली जानवर और प्लान होके वे पूर्ण रूप से निचार है। पहाड़ का बहुत बुरा हाल है, ये हिल स्टेट है तो पहाड़ के किसान की बहुत बड़ी दुर्दशा। हमने सरकार को ये कहा कि आप उनको जो वहाँ पे पैदा होता है आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो, उससे कुछ किसानों की जान बच जाएगी। आप उनको हिल पॉलिसी दे दो, जो लोग पहाड़ पे रह रहे हैं उनको हिल अलाउंस दे दो वहाँ पे रहने की। रैली हो रही, इतने कोरोना नहीं आएगा, जब दूसरा कोई करल लगागा कोरोना आ जाएगा तुरंत। दिन में इन्हें दिखता नहीं, कहीं रो रात को आवे। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दिनकर विहार क्षेत्र में करीब 55 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे नलकूप का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। बता दें कि पूर्व में बाबूगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाला ये क्षेत्र अब नगर पालिका क्षेत्र में है, जहां के लोग पिछले यहाँ बढ़ती जा रही जनसंख्या चलते और यहाँ पर पेयजल की कोई उचित व्यवस्था न होने से पेयजल की समस्या झेल रहे थे, जिसके चलते अब यहाँ नलकूप की व्यवस्था हो जाने के बाद यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिल सकेगा। तुरंत ट्यूबवेल स्थापना का काम प्रारंभ हो गया है और ये क्षेत्र यहाँ पे पेयजल का गंभीर संकट था, ये क्राइसिस एरिया था और यहाँ पर केवल टैंकर भेज करके तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता ना। इसलिए नगर पालिका क्षेत्र में एक यहाँ पर एक दिनकर बिहार में क्राइसिस एरिया थे, एक दिनकर बिहार में और एक केसरबाग में ट्यूबवेल बोरिंग का काम कंप्लीट हो गया, उसका 2-3 दिन में संयोजन हो जाएगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ